कंग्रेचुलेशंस। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आप सिर्फ 9 महीनों में एक सेल से मुकम्मल तौर पर बालिग होने वाले बच्चे की शक्ल में पैदा हुए थे। इट्स अमेजिंग। तुम एक मोजज़ा हो और मैं भी। जो तुम देखने वाले हो वो मेरा सफ़र था और तुम्हारा भी। ये बच्चा अपने पुरसकून और आरामदार माँ की कोख से एक शोर मचाने वाली रोशन और खौफनाक दुनिया में दाखिल होने वाला है। 4D अल्ट्रासाउंड स्कैन्स की टेक्नोलॉजी ने यूट्रस के अंदर देखने की सलाहियत दी है, जिसकी वजह से हम फीटस की नशोनुमा को बासानी देख सकते हैं। ये बच्चा अपनी माँ की कोख में ना सिर्फ अपनी उंगलियों से पकड़ना, मुस्कुराना सीखता है, बल्कि अपनी माँ की आवाज़ को पहचान सकता है और पैदा होने से पहले ही ख्वाब भी देख सकता है। सफ़र यहाँ से शुरू होता है जब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान एक बालिग सेहतमंद मर्द तकरीबन 300 मिलियन स्पर्म्स औरत की वजाइना के अंदर डाल देता है। हर एक स्पर्म के अंदर एक फादर के जेनेटिक कोड की कॉपी होती है। स्पर्म सेल, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे छोटा सेल है, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग सेल की तरफ मूव करता है, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा सेल है। हर महीने फीमेल की ओवरी से एक सेल खारिज होता है, जिसके अंदर इसका अपना जेनेटिक कोड होता है। इसे एग कहते हैं। स्पर्म का एग सेल के साथ मिलने और औरत का हामला होने में तकरीबन 10 घंटे लग सकते हैं, और माँ अपने पेट के अंदर होने वाले खुफिया वाक़यात से पूरी तरह बेखबर हो सकती है। हमारे वालिदैन हमारे ज़्यादातर जेनेटिक मेकअप में बराबर के हिस्सेदार होते हैं, लेकिन बच्चे की जिन्स बाप पर मुनसिर है, यानी यह बच्चा लड़का होगा या लड़की। इस बात का इंसार एग सेल के साथ मिलने वाले स्पर्म के जेनेटिक मेकअप पर होता है। अगर स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम हो तो लड़की, जबकि वाई क्रोमोसोम हो तो लड़का होगा। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की तरफ मूव करते हुए एक दिन बाद अपनी पहली डिवीजन शुरू करता है और 4 से 5 दिन बाद 100 सेल्स पर मुश्तमिल एक झुरमर सा नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसे अब बिलास्टोसिस्ट कहा जाता है। तकरीबन 7 दिनों के बाद बिलास्टोसिस्ट फैलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में एंटर हो जाता है और इसकी दीवार के साथ इम्प्लांट हो जाता है। अगले 9 महीनों तक इसी के साथ अटैच रहता है। तीसरे हफ्ते के दौरान गेंदनुमा एम्ब्रियो अब लंबी सी ट्यूब में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ट्यूब का ऊपरी हिस्सा फ्यूचर में सर बनेगा, जबकि ट्यूब का निचला हिस्सा पूरा जिस्म बनाएगा। तकरीबन 15 दिन के बाद दिमाग और स्पाइनल कोड की जगह पर कुछ नर्व सेल्स बनना शुरू होते हैं, जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करना शुरू करते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ होता है। माँ अपने जिस्म के अंदर बच्चे के लिए बैरूनी दुनिया के ख़तरात से महफूज माहौल रखती है। जैसे ही वो हामला होती है, माँ के निज़ाम में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आती हैं। बच्चे की वजह से ऑक्सीजन की इजाफी मांग को पूरा करने के लिए इसके खून का वॉल्यूम 50% तक बढ़ सकता है। एक बार जब एम्ब्रियो अपने आप को यूट्रस में इम्प्लांट कर लेता है, तो ये माँ के ब्लड से वो सब हासिल करना शुरू कर देगा जो उसे बढ़ने के लिए दरकार होता है। तश्कील पाने वाले सबसे पहले काबिल शनाख्त अज़ा में से एक दिल है। कुछ ख़वातीन अपने अंदर हार्मोनल तब्दीलियों से पहले ही वाकिफ़ हो जाती हैं और उन्हें ये एहसास हो जाता है कि वो हामला हैं, जबकि कुछ ख़वातीन के लिए ये पतली सी लाइन इन तब्दीलियों की तरफ पहला इशारा हो सकती हैं, जो अगले 8 माह के दौरान वाक़या होने वाली हैं। 4 हफ्तों के बाद एम्ब्रियो गुर्दे के साइज़ जितना बड़ा होता है और हर रोज़ तकरीबन 1 मीटर बढ़ता रहता है। दिल अब जिस्म के इर्द गिर्द ग़िज़ाई अज्जा को पंप करता है और दूसरे अज़ा बढ़ने लगते हैं। सर पर नज़र आने वाले स्याह नुक्ते आँखों की शुरुआत हैं और जिस्म के साथ उभार बन रहे हैं, जो बाजू और टांगें बन जाएंगी। 8 हफ्तों तक बढ़ने के बाद एम्ब्रियो एक छोटे से इंसान जैसा नज़र आता है और इसे अब फीटस के नाम से जाना जाता है, जिसका लतीनी ज़ुबान में मतलब होता है औलाद। फीटस को खाना खिलाने और इसकी परवरिश का अहम काम मुकम्मल तौर पर प्लेसेंटा ने संभाल लिया है। प्लेसेंटा बनने से पहले ये काम कॉर्पस ल्यूटियम सर अंजाम दे रहा था। प्लेसेंटा के अंदर फीटस का बहुत ही बारीक खून की नालियों का एक जाल होता है,
जो कि माँ की खून की नालियों के साथ मर्ज होता है, जहाँ से फीटस अपने लिए खुराक, ऑक्सीजन, पानी और हर वो चीज़ नशोनुमा के लिए दरकार है हासिल करता है। प्लेसेंटा बहुत से नुकसानदा मादों को भी फिल्टर करता है, जैसे हेपाटाइटिस हर्ब्स या पोलियो वायरस, जो माँ के खून में हो सकते हैं, लेकिन ये हर चीज़ को नहीं रोक सकता। मसलन अल्कोहल और निकोटीन बराह रास्त फीटस तक जा सकती हैं। हर वो चीज़ जिसकी फीटस को ज़रूरत नहीं होती, वो तमाम फाजल अशिया यानी वेस्ट मटीरियल प्लेसेंटा के ज़रिए माँ के खून में डाल दी जाती हैं। अंदरूनी तौर पर फ़ीमेल हमल के दौरान जायका, मिजाज में तब्दीली, अज़तराब और मतली जैसे असरात को महसूस कर रही होती है, लेकिन अब वो पहली बार बाहर की तब्दीलियों को महसूस करना शुरू करेगी। इसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसे मामूल से ज़्यादा प्यास लगेगी और इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगेगा। 10 से 14 हफ्तों के दरमियान हामला औरत आमतौर पर अपना पहला अल्ट्रासाउंड करवा सकती है। अल्ट्रासाउंड स्कैन्स ने फीटस की नशोनुमा के साथ साथ हामला ख़वातीन की देखभाल के हवाले से हमारी समझ में इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये पहला अल्ट्रासाउंड स्कैन आखिरी माहवारी की तारीख से अंदाज़ा लगाने की बजाय बच्चे के साइज़ की बुनियाद पर डिलीवरी के लिए ज़्यादा दुरुस्त तारीख बताने का मौका फ्राहम करेगा। लेकिन आजकल 2D स्कैन की बजाय 3D स्कैन किए जा रहे हैं, जिन्हें हम 4D स्कैन भी कहते हैं। ये 4D स्कैन्स ज़चगी के माहरीन के लिए हबल टेलीस्कोप के बराबर हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम फीटस को अपनी आंखों के सामने बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ये स्कैन सिर्फ 6 हफ्ते के एम्ब्रियो का है और ये स्कैन सिर्फ 3 सेंटीमीटर से भी कम के एम्ब्रियो का है, जो अपनी पहली हरकत कर रहा है। और ये स्कैन 30 हफ्तों के एम्ब्रियो का है, जो हमें एम्ब्रियो को जमाई लेते हुए दिखाता है, जबकि ये स्कैन 32 हफ्तों का है, जिसमें फीटस अपने नाक के एहसास को तलाश कर रहा है। ये 4D स्कैन 10 से 11 हफ्तों के फीटस को लात मारते और बाहर धकेलते हुए दिखाता है, जिसे स्टेपिंग रिफ्लेक्स कहा जाता है। इस उम्र में यूट्रस में इतनी जगह होती है कि फीटस यूट्रस की दीवारों को ट्रैम्पोलिन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इधर उधर उछलता है। वो अब भी 10 सेंटीमीटर से भी कम लंबा है, लेकिन उसने अपनी बुनियादी शक्ल हासिल कर ली है और प्लेसेंटा के बनने के बाद अब मिसकैरेज का ख़तरा भी कम हो गया है। वो अब बहुत ज़्यादा मुतहरक है और उंगलियां एक दूसरे से अलग अलग हैं, जबकि हाथ पाँव से पहले तैयार हो जाते हैं। और इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि बच्चे की पैदाइश के बाद हाथ सबसे पहले इस्तेमाल किए जाएंगे। हमल के पहले 4 माह के बाद एक माँ पहली बार अपने बढ़ते हुए बच्चे की हरकत को महसूस कर सकती है। अगरचा फीटस काफ़ी अरसे से मुतहरक है, लेकिन अब ये हरकत इतनी मजबूत है कि वो इसको बासानी महसूस कर सकती है। लेकिन वो ख़वातीन जो पहले हमला हो चुकी हैं, इस हल्के फुल्के एहसास को ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकती हैं। अब आंखें अपनी सही पोजीशन पर हैं। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि ये 24 हफ्तों तक बंद रहेंगी, लेकिन 4D अल्ट्रासाउंड ने इंकशाफ किया है कि कुछ बच्चे 18 हफ्तों के शुरू में ही अपनी आंखें खो लेते हैं। बिलाशुबा यूट्रस के अंदर अंधेरा है, इसलिए देखने के लिए कुछ नहीं, ये सिर्फ पलक झपने की पहली अलामत है। हमल के 6 माह के बाद अब सारे ऑर्गन्स तैयार हो गए हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत छोटा और इमेच्योर है। फीटस अब 6 माह का है और एक अहम संग मील पार कर लिया है। अगरचा इसके वालिद के हाथ से बामुश्किल लंबा होने के बावजूद ये मुमकिन है कि वो यूट्रस से बाहर जिंदा रह सके, लेकिन कोई भी बच्चा जो वक्त से पहले पैदा होता है उसे दिमागी नुकसान के बढ़ते हुए खतरे का सामना होता है। सबसे बड़ा मसला फेफड़ों का है, जो बच्चे को जिंदा रखने के लिए खून में इतनी ऑक्सीजन ले जाने कि इस नाजुक उम्र में बामुश्किल इस काबिल होते हैं। माँ फीटस की तरफ से की जाने वाली हरकत को तेज़ी से महसूस कर रही है और इसका पेट बढ़ रहा है। आँखें, नाक, कान, टेस्ट बड्स और छूने पर रद्द अमल देने वाली नर्व्स अब पुख्ता हो रही हैं। 25वें हफ्ते तक आँखें इतनी पेचीदा हो जाती हैं कि पलकें भी बढ़ जाती हैं और अब तक शायद फीटस की तमाम हवास में से सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कुव्वत समात है। फीटस मुकम्मल तौर पर एमनियोटिक फ्लड से घिरा हुआ होता है,
लेकिन चूंकि आवाज़ फ्लड में हवा के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है, इसलिए फीटस इसे बासानी सुन सकता है। फीटस बाहर की दुनिया की आवाज़ें बासानी सुन सकता है, चाहे वो आपस में की जाने वाली बातचीत हो या फिर शोर हो या फिर कोई मौसीकी क्यों ना हो। माँ की आवाज़ किसी भी दूसरी आवाज़ से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ये जिस्म के अंदर से बराह रास्त सुनी जा सकती है। 26वें हफ्ते तक फीटस की लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है और इसका वज़न 3 गुना तक बढ़ जाता है। दिमाग और नर्वस सिस्टम बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा होता है। 26वें हफ्ते माँ के पेट पर कान रखकर बच्चे के दिल की धड़कन को सुना जा सकता है। फीटस का दिल माँ की निस्बत 2 गुना तेज़ी से धड़कता है। बच्चे के दिल की धड़कन की निगरानी से इसकी सेहत का अंदाज़ा लगाया जाता है। माँ के दिल की धड़कन और इसका ब्लड प्रेशर बच्चे पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। अगर एक माँ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो इसके बच्चे का ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक माँ शदीद तनाव और दबाव में है तो बच्चे का दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाएगा और इसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। माँ में कलील मुद्दती तनाव कम वज़न बच्चे या कब्ल अज़ वक्त पैदाइश का बायस बन सकता है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि माँ की तवील परेशानी और टेंशन बच्चे में तनाव के वजूद को कायम करने और बालिग होने के टाइम पर इसकी दायमी सेहत के मसाइल, मसलन दिल की बीमारी, शुगर वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। इसका बच्चे के इब्तदाई सालों में ज़हनी नशोनुमा पर भी नुकसानदा असर पड़ सकता है। अब तक माँ हर रोज़ अपने बच्चे की हरकत को महसूस कर रही होती है, लेकिन बाज़ औक़ात वो अपने बच्चे की हिचकियों की बाकायदा हलचल को भी महसूस कर सकती है। तमाम ऑर्गन्स में से सबसे आखिर पर फेफड़े बनते हैं। पैदाइश से पहले इनका कोई मकसद नहीं होता। फीटस को ऑक्सीजन अपनी माँ के खून से प्लेसेंटा के ज़रिए हासिल करना होती है। इसका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है और अगले 4 हफ्तों में इसका नर्वस सिस्टम नौज़ायदा बच्चों की तरह तरक्की याफ्ता हो जाएगा। वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में तेज़ी से आगाह हो रहा है और इसका दिमाग शऊर को सहारा देने के लिए काफ़ी पुख्ता हो चुका है और पहली बार वो याददाश्त को पैदा करने लगा है। 32 हफ्तों के फीटस के दिमाग और नौज़ायदा बच्चों के दिमाग में बहुत कम फ़र्क होता है। हमल का आखिरी मरहला माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सी ख़वातीन पिछले 2 महीनों के दौरान बेचैनी महसूस करती हैं। बच्चे के वज़न की वजह से रीढ़ की हड्डी पर दबाव के साथ कमर और टांगों में दर्द हो सकता है एक माँ पैदाइश के बारे में फ़िक्रमंद हो और उसके फेफड़े मामूल से 20% ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हों और माँ को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा हो। इस मरहले के दौरान बच्चे अपना तकरीबन 90% वक्त सोकर गुजारते हैं। 4D स्कैन से पता चला है कि वो रैपिड आई मूवमेंट नींद सोते हैं। रैपिड आई मूवमेंट से मुराद ऐसी नींद है जहां आंखें पलकों के पीछे घूमती हैं। हर मिनट में फीटस 2.5 मिलियन नर्व सेल बनाता है और अब 8 माह बाद उसका दिमाग 100 अरब से ज़्यादा नर्व्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 100 ट्रिलियन से ज़्यादा कनेक्शंस हैं। बाहर आने का वक्त आ गया है, उल्टी गिनती शुरू। ये बताना नामुमकिन है कि बच्चा कब पैदा होगा। सिर्फ 5% बच्चे ही मुकर्रर तारीख पर पैदा होते हैं। ज़्यादातर बच्चे पैदाई की तारीख से 1 हफ्ता पहले या बाद में पैदा होते हैं। कोई भी नहीं जानता कि पैदाइश का आगाज़ कब है, लेकिन बच्चे के फेफड़े और प्लेसेंटा मिलकर पैदाइश का वक्त तयन करते हैं। जब फेफड़े मुकम्मल तौर पर मैच्योर हो जाते हैं तब एमनायोटिक फ्लूइड में से एक प्रोटीन खारिज होती है जो प्लेसेंटा के हार्मोन्स की पैदावार को रोक देती है। ये प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशंस को कम करता है और एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन को खारिज करता है। ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कंट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पैदाइश का अमल शुरू होता है, जिसे हम लेबर भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन ख़वातीन को पैदाइश के दौरान होने वाले दर्द को भूलने और अपने नए बच्चों के साथ ताल्लुक़ कायम करने में अहम किरदार अदा करता है। लेबर के पहले मरहले में बच्चे का सर यूट्रस में नीचे की तरफ लॉक होना है, जिसे सर्विक्स भी कहते हैं। अब सर्विक्स को 10 सेंटीमीटर चौड़ा होना पड़ेगा ताकि बच्चे का सर का सबसे बड़ा हिस्सा गुजर सके।
माँ के लिए पैदाइश का दर्द कम हो सकता है अगर वो पीठ के बल लेटने की बजाय खड़े होकर या बैठकर जन्म दे। लेबर बच्चे के लिए भी तकलीफदा और दबाव का बायस होती है। बच्चे का जिस्म बड़ी मिकदार में एड्रीनालिन खारिज करता है ताकि इसका दिल तेज़ी के साथ पंप करता रहे। एड्रीनालिन फेफड़ों को भी एक्टिव करने में मदद करता है। एक बार जब सर्विक्स मुकम्मल तौर पर खुल जाता है तो लेबर के दूसरे मरहले में असल डिलीवरी शुरू होती है। यूट्रस की कंट्रैक्शन की वजह से बच्चे को वजाइना की तरफ धकेला जाता है, यहाँ तक कि इसका सर नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है तो इसके फेफड़ों से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल जाता है और हवा फेफड़ों में जाना शुरू हो जाती है। अब इसके तमाम ऑर्गन्स आज़ादाना काम कर रहे हैं और अब प्लेसेंटा को काटा जा सकता है। प्लेसेंटा अब बेकार हो चुका है और डीजेनरेट होकर वजाइना के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाएगा। 9 माह तक अपने पेट में रखने के बाद बिल आखिर बच्चा अपनी माँ के पास आता है। माँ की कोख के अंदर नजर आने वाली मुस्कुराहट अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि बच्चा अब शोर मचाने वाली रोशन दुनिया में दाखिल हो चुका है और पहली बार सर्दी और भूख जैसी गैर आरामदा एहसासात महसूस करने लगता है। जब तक वो कम अज़ कम 4 हफ्ते का नहीं हो जाता तब तक वो दोबारा नहीं मुस्कुराएगा। 9 महीनों तक अपनी माँ की कोख में रहने के बाद ये छोटा बच्चा अब अपने आप पर है। इसके वालिदैन इसे खिलाएंगे और गर्म रखेंगे, लेकिन पहली बार उसके जिस्म को खुद जिंदा रखना होगा। इसकी पैदाइश दुनिया में इसके सफ़र का आगाज़ है।